नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट संजय मंगनानी। लाया हूं एक बार फिर से एक अनूठी, अनोखी, अद्भुत और हैरत अंगेज कहानी। आज की कहानी है गंगा न्यूज़ की अनेकों अनेक अनछुई, अनसुनी, अनदेखी कहानियों में से एक। तो आज की कहानी जिस पे है वो एक खूनी है, दरिंदा है, कातिल है, हत्यारा है, जिसके दिल में इंसानी जिंदगी की कीमत है बस मिट्टी के बराबर यकीन नहीं होता। जिसने 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 900 से ज़्यादा कत्ल किए, पर उसे खून से लगता था डर। कमाल की बात है साथियों। आज की कहानी एक ऐसे ही सीरियल किलर की है जिसे लोग बुलाते थे किंग ऑफ ठग, ठगों का शहंशाह, ठगों का बादशाह, खूनी ठग, बेरहम ठग, मगर उसका असल नाम था बहराम ठग। जी हाँ साथियों, 1765 में ठग बहराम का जन्म मध्य भारत के जबलपुर में हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। रास्ते के हैवान कहे जाने वाले ठग बहराम ठग पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। हर कोई इस सीरियल किलर से खौफ खाता था। दोस्तों, मुगल काल के दौरान कुछ ऐसी खतरनाक, खूंखार और खौफनाक जन्म जातियां जन्म ले चुकी थी, या यूं कहिए 500 से ज़्यादा ऐसी मुस्लिम जनजातियां अस्तित्व में आई जो कि मासूम लोगों को ठगी का शिकार बनाकर उन्हें लूट लिया करती थी। और दोस्तों, तब के ज़माने के ठग आज के दौर के जैसे नहीं थे, जो कि पर्स मार कर चले जाएं या बस आपको लूट कर चले जाएं। वो बड़े ही खतरनाक होते थे, वो कातिल होते थे। वो लोगों को लूट तो लेते थे, लेकिन बाद में उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ते थे, बल्कि उन्हें मार दिया करते थे। एक और ख़ास बात कि उस समय के ठग आज के ठगों से बहुत मायनों में अलग भी थे। जैसे कि आज के दौर में धोखाधड़ी करने वालों को ठग कहा जाता है, लेकिन उस समय ठग बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति के होते थे, बहुत ही खतरनाक होते थे। उनका एक गिरोह होता था जो कि काफिलों में वेश बदलकर उनके साथ लग जाता था और मौका देखकर लोगों की हत्या करके उन्हें लूट लेता था। उसी दौरान 1790 से 1839 तक हिंदुस्तान में एक बेरहम कातिल का खौफ रहा। उस दौरान भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजी हुकूमत यानी कि ब्रिटिश हुकूमत का अधिकार हुआ करता था, और ठग बहराम का आतंक इतना था कि अंग्रेजी हुकूमत तक उससे घबराती थी। वह जो कि एक पीले रुमाल में धारदार सिक्का बांधकर लोगों को मार दिया करता था, उनका गला घोट दिया करता था, और वो भी इसीलिए क्योंकि उसे खून से डर लगता था। खून देखते ही वो विचलित हो जाता था, कांपने लगता था, उसकी रूह जैसे कांप उठती थी। इसीलिए वो लोगों को किसी धारदार हथियार से नहीं, बल्कि उनका गला घोट कर उन्हें मार दिया करता था। साथियों, ठग बहराम बचपन में बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन बचपन में उसका दोस्त सैयद अमीर अली बन गया, जो कि बहराम की उम्र से करीब 20 से 25 साल बड़ा था, जो कि गलत संगत का भी आदी था, और उसने अपने समय का एक कुख्यात ठग होने का नाम कमाया था। बहराम को ठगों की दुनिया में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो उसका बचपन का ही दोस्त सैयद अमीर अली ही था। देखते ही देखते बहराम तो ठगों का सरदार बन गया, और 25 वर्ष की उम्र में ही बहराम ने ठगों की दुनिया में जो कदम रख लिया था, सिर्फ 10 सालों में ही उसने इतने कत्ल कर दिए कि बहराम का खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर चढ़ चुका था। ये खौफ लोगों में इस कदर हावी था कि अगर लोगों को हल्की सी भी भनक लग जाती थी ठगों के बारे में, तो वो लोग अपना रास्ता ही बदल लिया करते थे। ठग बहराम का दल आपस में बातचीत करने के लिए एक अलग किस्म की सांकेतिक भाषा का उपयोग करता था, जिसे रामोस कहा जाता था। इस भाषा को वो खासकर हमला करने के समय इस्तेमाल किया करते थे।
और बहराम का काफिला व्यापारियों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के जत्थों पर हमला किया करता था। ठगों के बढ़ते आतंक की कहानी इंग्लैंड तक जा पहुंची तो ब्रिटिश हुकूमत ने ठगों का पता लगाने के लिए 5 जांचकर्ताओं की टीम को भारत भेजा। अंग्रेजों ने जितने भी जांचकर्ता या कि आप यूं कह सकते हैं डिटेक्टिव भेजे थे, उन सब की बहराम ने गिन गिन कर हत्या कर दी। 50 सालों तक दोस्तों, 50 सालों तक अपने गिरोह के सदस्यों की सहायता से उसने 900 से ज़्यादा हत्याएं की और जिसके लिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। 931 मर्डर किए थे उसने और ये सारे मर्डर उसने खुद कबूल भी किए। जब वो पकड़ा गया तो बोलता था कि मैं अपने हर एक कत्ल की तो गिनती किया करता हूं। साथियों, हुआ ये कि 1790 से अचानक कई जगहों से लोगों का गायब हो जाना शुरू हुआ। ये वो दौर था जब ब्रिटिश साम्राज्य लगभग पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमा चुका था और जिन जगहों से, जिन रास्तों से लोगों का गायब हो जाना शुरू हुआ था, उनमें सबसे ज़्यादा जो घटनाएं होती थी वो दिल्ली, जबलपुर, कराची, लाहौर, मंदसौर और ग्वालियर के राष्ट्रमार्गों पर होती थी। वहाँ पर जो हाईवेज थे वहाँ पर होती थी और उनमें भी सबसे ज़्यादा दिल्ली और जबलपुर के हाईवे पर। क्योंकि साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस ज़माने में दिल्ली, जबलपुर, ग्वालियर एक ऐसा राष्ट्रीय मार्ग था जो कि यात्रा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। अगर आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाना है तो इस राष्ट्रीय मार्ग से, इन रास्तों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और ये वो ज़माना था जबकि ट्रेन भी नहीं होती थी। व्यापारी इस शहर से उस शहर व्यापार करने के लिए जाया करते थे तो उन्हें अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, काफिले के साथ जाया करते थे। उन व्यापारियों की गायब होने की खबरें लगातार ब्रिटिश हुकूमत को मिलती रहती थी, जिनमें से ज़्यादातर व्यापारी जो गायब होते थे वो ग्वालियर और जबलपुर के राष्ट्रीय मार्ग पर ही होते थे। फिर सोचा गया, ये मान लिया गया कि हो सकता है रास्ते में कभी उनकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उस ज़माने में तो इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, इतने हॉस्पिटल भी नहीं थे। कहीं वह मर गए होंगे, कहीं सर्दी, गर्मी या लू की वजह से वो गायब हो गए होंगे। अब ऐसा होता तो उनकी लाशें भी मिलती, लेकिन उनकी लाशें भी नहीं मिलती थी। साथियों, ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हर दूसरे काफिले के साथ हो ही जाया करती थी, ना सिर्फ व्यापारियों के कारवां के साथ, बल्कि लोकल नौटंकी करने वालों के साथ, जो कि काफिला बनाकर चला करते थे, या फिर जो ब्रिटिश राज्य के कर्मचारी जो साल भर की सेवा के बाद छुट्टियों में एक शहर से दूसरे शहर की ओर रवाना होते थे, उनके साथ भी ये घटनाएं होती ही रहती थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने यह सोचा कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो 1800 से 1808 जब इस तरह की घटनाएं रोज होने लगी तो ब्रिटिश हुकूमत ने 1809 में ये फैसला लिया कि ठगी, लूटपाट और डकैती, इन पर रोक लगाने के लिए क्यों ना एक डिपार्टमेंट ही बना दिया जाए। और कैप्टन विलियम स्लीमैन को उस वक्त डकैती डिपार्टमेंट का मुखिया घोषित कर दिया गया। कैप्टन विलियम स्लीमैन, जो कि बहुत ही तेज तर्रार और दिमागदार ऑफिसर थे, इसीलिए उन्होंने अपना हेडक्वार्टर जबलपुर में ही बनवाया ताकि उन्हें जल्द से जल्द कामयाबी मिले। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि देश के किसी भी कोने में अगर आपको जाना है तो इन रास्तों से, दिल्ली, जबलपुर, ग्वालियर के हाईवे, इन राष्ट्रीय मार्गों से तो होके गुजरना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ठगी और लोगों के गायब होने की घटनाएं भी यहीं से होती थी। सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो ये किया कि हाईवेज के किनारे जो भी सारे जंगल थे उन्हें साफ करवा लिया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इन हाईवेज के किनारे जो ये जंगल हैं, सारे ठग इन्हीं जंगलों में जाके छिप जाते हैं और मौका पाते ही काफिलों का हिस्सा बन जाते हैं। या फिर उसने अपनी एक जासूसों की टोली भी बना ली थी, उसे छोड़ दिया उन्होंने कि जाओ ढूंढो, पता करो कि ये कौन है, क्या माजरा है, सब क्यों लोग गायब हो रहे हैं। यहाँ पर बहराम ठग ने भी अपना गैंग बढ़ा लिया
200 200 से 250 लोग उसकी गैंग में अब शामिल हो चुके थे। और चोर, उनमें भी सबसे ज़्यादा खास आदमी सैयद अमीर अली उसका दाहिना हाथ था। उसने भी लोगों को लूटना और मारना जारी रखा हुआ था। उस समय एक ब्रिटिश अफसर की एक लड़की थी डॉली नाम की, जो कि डांसर भी हुआ करती थी। इन दोनों ने उसको भी अपने जाल में फंसा लिया और अपनी ही गैंग का हिस्सा बना लिया। वो खूबसूरत बाला, खूबसूरत अंग्रेजन गोरी मैम अपना डांस दिखा दिखा कर लोगों को आसानी से लूट लिया करती थी। और हाँ, लूटने के बाद वो दोनों लोग अपने गैंग के साथ उन्हें मारना नहीं भूलते थे। जहाँ जहाँ व्यापारियों का टोला मिलता था वहाँ वहाँ पर ही रुक जाते थे और डांस के बहाने लोगों को, उनकी रातें रंगीन करने के बहाने उनकी रातों को खूनी कर दिया करते थे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इनका एक खास तरीका था लोगों को मारने का। ठग बहराम का दल आपस में बातचीत करने के लिए एक अलग तरीके की सांकेतिक भाषा रामोस या फिर रामोसी का यूज़ किया करता था। इस भाषा को खासकर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया करता था। ये किसी के भी पल्ले नहीं पड़ती थी। ये एक ऐसी सांकेतिक भाषा थी। इस भाषा को समझने के लिए ब्रिटिश गुप्तचरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। काफिले के लोग जब सो जाते थे तो ये ठग गीदड़ के रोने की आवाज में हमले का संकेत देते थे। इसके बाद गिरोह के साथ बहराम ठग भी वहां पहुंच जाता था और अपने पीले रुमाल में धारदार सिक्का बांधकर तेजी से काफिले के लोगों का गला घोंटता जाता था, जिसमें 3 लोगों की जरूरत होती थी। एक आदमी दोनों हाथ पकड़ता था और एक आदमी दोनों पैर पकड़ता था और बहराम ठग पीले रुमाल में सिक्का बांधकर लोगों के गले में फंदा बनाकर उनका गला घोंट दिया करता था। और मारने के बाद वह मारे हुए लोगों को या तो कुएं में डाल देते थे या फिर जमीन के नीचे दफना देते थे या फिर नदी में फेंक दिया करते थे। लेकिन मारने से पहले वो बेरहमी से उस डेड बॉडी के घुटने भी तोड़ दिया करते थे। उनका विश्वास था कि ऐसे उनकी ये यात्रा जो है मारने की, लूटपाट की, सफल होती जाएगी। और लूटपाट के बाद ये लोग जश्न भी मनाते थे उसी दफनाई जगह पर जहाँ पर लाशों को दफनाते थे या कुएं में डालते थे या नदी में डालते थे। और वहाँ पर उस दफनाई जगह पर वो लोग गुड़ भी खाते थे। उनका यकीन था कि गुड़ खाने के समय, उस समय जो भी आदमी उनके साथ गुड़ खाएगा वह उनका अपना हो जाएगा और उनको वो अपनी गैंग में शामिल कर लेते थे। साथियों, यह सब खूनी खेल 1839 तक चला। सोचिए, 50 सालों तक ना पुलिस ना ही कोई इन्हें रोक सका इस तरह की सीरियल किलिंग से। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि उस जमाने में आज की तरह जासूसी कुत्ते नहीं हुआ करते थे जो कि लाश को सूंघ कर पता लगा लें कि यहाँ लाशें छिपी हुई हैं। और फिर इनका गैंग भी बहुत ही चालाक था। लाश को या तो दफना देते थे या कुएं में डाल देते थे ताकि किसी को शक ही ना हो। किसी ने इसे दैवीय आपदा समझा तो किसी ने जानवरों, शेरों द्वारा किया गया हमला समझा। और एक सबसे खास कारण यह भी था कि बहराम अपनी गैंग के साथ साल में 3 या 4 महीने कोई कत्लेआम करता ही नहीं था। ये वो समय होता था जब फसलें काटी जाती थी। खुद इनकी भी अपनी ज़मीनें थीं जहां ये लोग खेती किया करते थे। सब समझते थे कि अब कत्लेआम नहीं होगा, मगर जैसे ही फसलें कटती थी अपने गैंग के साथ ये निकल लेता था और ये बोलकर पड़ोसियों को कि बीज खरीदने जा रहा हूं या घूमने जा रहा हूं, और वो फिर से अपने कत्लेआम को जारी रखता था। लेकिन साथियों, आ ही गया आखिरकार 1832 का वो दिन जब सबसे पहले अपने मुखबिरों की सहायता से कैप्टन विलियम स्लीमैन पहुंचे बहराम ठग के दाहिने हाथ यानी कि सैयद अमीर अली तक, उसे पकड़ने के लिए, जो कि बहुत ही हट्टा कट्टा था, लंबा चौड़ा था। आमिर सैयद अली, उसे फिरंगा नाम से भी पुकारा जाता था क्योंकि वो फिरंगियों की तरह ही गोरा चिट्टा जो था। ब्रिटिश फौज आमिर अली के घर पहुंचती है, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका होता है। घर में आमिर अली की मां और परिवार के अन्य सदस्य मिलते हैं तो स्लीमैन उन्हें ही गिरफ्तार कर लेते हैं। बहुत ही शातिर दिमाग तो वो भी थे, क्योंकि उन्हें पता था
कि आमिर अली इसके बाद जल्द ही पकड़ा जाएगा। और इसके बाद अपने परिवार को बचाने के लिए सैयद आमिर अली 1832 में सरेंडर कर देता है। साथियों, तब जाके पहली बार कैप्टन विलियम स्लीमैन को पता चला कि इनकी सोच से 100 गुना ज़्यादा इन्होंने कत्ल किए हैं और इनकी सोच से 1000 गुना ज़्यादा ये लोग खतरनाक थे। क्योंकि जहाँ जहाँ लाशों को इस गैंग ने मार मार कर दफनाया था, अली की निशानदेही पर हर एक जगह खुदाई हुई, हर एक कुएं तलाशे गए। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ साथियों, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी जब मैं आंकड़े बताऊंगा कि कितने कंकाल मिले थे। 1 या 2 हज़ार नहीं, 10 या 20 हज़ार नहीं, 1 या 2 लाख भी नहीं, बल्कि 5 से 6 लाख कंकाल मिले साथियों। मेरी तो बताते बताते रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े दानव, हैवान, राक्षस या नर पिशाच भी शर्मा जाएं। लगभग 200 साल पहले इंसान ऐसे हुआ करते थे। हालांकि ये सब कत्ल अकेले बहराम ने नहीं किए थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुगल काल के दौरान बाहर से आए मुल्कों से लगभग 500 ऐसी खूंखार और खतरनाक जनजातियां अस्तित्व में आ गई थी जिनकी करतूत थी। फिर पुलिस ने और सख्ती से पूछताछ की सैयद आमिर अली से कि बहराम का पता बताओ। उसने कई पते बताए जो कि सही भी थे, मगर अपने ठिकाने बदलने वाला बहराम इनके हत्थे चढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन आखिरकार अली ने अपने पकड़े जाने के 7 साल के बाद वो ठिकाना बताया कि इस बार वो ठग बहराम ठग वहां से पकड़ा गया। जगह थी वही दिल्ली जबलपुर हाईवे। 75 साल के बहराम ठग को पकड़ा गया, जिसने खुद ये कबूल किया कि उसने खुद 931 कत्ल अकेले किए हैं और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। वो एक इंसान जिसने अकेले सीरियल किलिंग करते हुए 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था, जो कि इसने पूरे 50 साल में किए थे, जिसमें तीर्थ यात्रियों के काफिले, तवायफ और नौटंकी वालों के कारवां, व्यापारियों के काफिले और कुछ आम लोग भी थे जिनके पास से सोना या पैसा या कुछ भी मिलता था। कुल गिनती थी 931 और सबको मारने का तरीका एक ही था, पीले रुमाल में सिक्का बांध के लोगों का गला घोंटना। भाई साहब, किसी की जान तो मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे खून से डर लगता है, इसीलिए मैं रुमाल बांध के उनको मारूंगा। कमाल की बात है। लेकिन साथियों, बहराम ने लाशों के कुछ नए ठिकाने बताए जहां पे कुछ लाखों और कंकाल मिले। अजीब सी अदालती कार्यवाही हुई पूरे 1 साल तक, तब जाके फांसी मिली इस खूंखार हत्यारे को। लेकिन मौत से पहले इसने अपनी गैंग के लोगों के बारे में मुखबरी भी कर दी, जिनमें कुल 1400 से 1500 और गिरफ्तारियां हुई। कमाल की बात है, इतना बड़ा गैंग, क्योंकि इनमें वो जबलपुर के आसपास के लोकल व्यापारी भी शामिल थे जो इस गैंग को ये सूचना देते थे कि अब इस फलाने व्यापारी से मेरी बात हो चुकी है, ये अपने काफिले के साथ इतने दिन के बाद इस रास्ते से होके गुजरेगा और वो इस वस्तु या इस चीज का व्यापारी है। तुम भी थोड़ा सा ये सामान ले लो या ये पैसे ले लो, इनसे सामान खरीद लेना, ताकि तुम बता सको, इन्हें यकीन दिला सको कि तुम भी इसी तरह के सामान का सौदा करने जा रहे हो और फिर उनका विश्वास जीत लेना। बाद में उन्हें मार देना, पैसा, सोना या कीमती जो भी सामान है तुम लूट लेना और जो भी अनाज, कपड़ा, मसाला या कुछ भी ऐसा सामान हो तुम्हें नहीं चाहिए, हमें दे देना। ये चोर कातिल भी ऐसा ही करते थे। पहले विश्वास जीत लेते थे सबका, फिर यात्रा में हफ्तों उनके साथ रहते थे, उनके विश्वास पात्र बन जाते थे। फिर कुछ दिन के बाद किसी अलग रूट पे इनकी गैंग के कुछ और साथी ने ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि इन्हें तो सारे रास्ते पहले से ही पता थे। फिर जब इनकी संख्या उन काफिले के लोगों की संख्या से ज्यादा होती थी, तो फिर बस अपना काम कर लेते थे। किसी अनजान सुनसान जगह पर सब मिलके हमला बोल देते थे
अब बहराम को तो एक सुनसान जगह पे फांसी हो जाती है, लेकिन इसके साथियों को बीच चौराहे पे सबके सामने फांसी दे दी जाती है ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो। और दूसरा कारण ये भी था कि जो कोई और ठग ऐसा करने की सोच रहे हैं उन्हें चेतावनी मिल सके। यकीन नहीं होता साथियों, पर यह सच है कि 931 कत्ल सब हुए एक पीले रुमाल में सिक्का बांधकर। कहते हैं कि कैप्टन विलियम स्लीमैन, जिन्हें इस सफलता के बाद बहुत ही बड़े पद और सम्मान से नवाजा गया, अपने साथ ये सिक्का बंधा पीला रुमाल ब्रिटेन ले गए थे। और ब्रिटेन की सरकार ने आज भी इस रुमाल को बहुत ही संजो कर और सहेज कर रखा हुआ है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में इस्लीमनाबाद एक जगह साथियों, जो कि कप्तान स्लीमैन के नाम पर बनाई गई है, और इस जगह पर स्लीमैन की याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। वर्ष 2005 में माइक डैश ने ठग द ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियाज मर्डरर्स कल्ट को प्रकाशित किया। इस बुक में ही उन्होंने ठग बहराम की इस जीवनी को लिखा है। तो यहीं पे खत्म होती है आज की कहानी। मैं संजय मंगनानी आपके लिए ऐसी ही कहानियों को फिर से लेकर आता रहूंगा, जो कि है गंगा न्यूज की शानदार कहानियों की प्रस्तुति, जिसमें आप सुनेंगे कुछ अनछुई, अनकही, अनदेखी कहानियां। साथियों, आज की कहानी में आपको क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और क्या पसंद नहीं आया वो भी ज़रूर लिखिए। इस कहानी को देखकर सुनकर आपके मन में, मस्तिष्क में क्या ख्याल उठे वो भी ज़रूर लिखिए, और क्या सुधार चाहिए आपको इन श्रृंखलाओं में वो भी ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। नमस्कार।